हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं समझता हूँ आपकी तैयारी अब बेहतर चल रही होगी। डेट नहीं आया है लेकिन अपने समय पर ही होगा और कभी भी समय पूरा नहीं होता है, इसलिए आप वक्त की तकाजा को समझे और पूरी क्षमता से तैयारी करते रहें। पिछले क्लास में मैंने आपको लोक प्रशासन के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान दिया था। मैंने बतलाया था लोक प्रशासन क्या है, निजी प्रशासन, लोक प्रशासन में फर्क क्या है, वगैरह वगैरह। लोक प्रशासन का अगर सिलेबस देखो तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सेक्शन 1 में 12 टॉपिक है, 12 भाग कर सकते हो और सेक्शन 2 में 15 है। तो मोटा मोटी देखा जाए तो 9-10 क्लास लेंगे, 9-10 क्लास लेंगे, जैसा पूरा कवर कर लेंगे। वैसे इंटरव्यू में बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ज़्यादातर बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर वो क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आज करंट में इम्पोर्टेंस है, समझे ना। तो उसी तरीके से आपको तैयारी करना है। ऐसे स्टूडेंट जाते हैं तो बहुत कुछ बेसिक क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। आपने क्या विषय लिया है, ये विषय क्यों लिया, ये विषय आपको क्या सहयोग देगा वगैरह, ये विषय है क्या वगैरह वगैरह, सब तो जनरली पूछ ही लेते हैं लोग। और स्टूडेंट मतलब शुरू में जो स्टार्टिंग होता है बहुत हम्बल क्वेश्चन से होता है ताकि माहौल वहाँ ठीक रहे, और बाद में जैसे जैसे आप आंसर देते जाते हैं थोड़ा वो भी गियर बढ़ाते रहते हैं, थोड़ा क्वेश्चन टफ पूछते, समझे। कई दफ़ा होता क्या है, मेरे बहुत पहले की याद आता है, ये एक प्रोफेसर संतोष कुमार थे, वो बीपीएससी मेंबर रहे हैं और जाते थे बीपीएससी में इंटरव्यू लेने के लिए। तो वो बोलते थे कि जैसे सपोज करो मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन स्टूडेंट ने जवाब नहीं दिया, समझे, फिर मैंने उससे हल्का क्वेश्चन पूछा, उसने भी जवाब नहीं दिया, फिर मैंने और भी उससे हल्का क्वेश्चन पूछा, उसने जवाब नहीं दिया, फिर मैंने उससे हल्का क्वेश्चन पूछा, मैंने उसको जवाब दे दिया, उसने जवाब दिया, तो फिर मैं उसको बहुत प्रशंसा का वेरी डन, वेरी गुड, यू हैव डन वेरी राइट, दिस राइट। तो स्टूडेंट बहुत खुश हो जाते हैं, सोचते हैं एग्जामिनर बहुत खुश हो गया, बहुत ज़्यादा मार्क्स देगा। ऐसा नहीं है, मतलब आपका परफॉर्मेंस, मतलब ये तो उम्मीद किया ही जाता है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका उत्तर दिया जाए। साथ में यही माना जाता है कि एक व्यक्ति सभी चीज़ की जानकारी रखे, यह कोई आवश्यक नहीं है। देखिए, क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, एक होता है फैक्चुअल क्वेश्चन, एक होता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो फैक्चुअल क्वेश्चन में जानकारी का अभाव हो सकता है व्यक्ति का, और उसमें आप सॉरी बोल के निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कि मतलब बिहार में आप कोरोना जो महामारी चल रहा है इसके रोकथाम के लिए 1-2 व्यवहारिक उपाय बतलाएं, तो आपको बतलाना पड़ेगा। इसमें आप सॉरी बोल के नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि ये आपसे उम्मीद किया था कि प्रशासक होने के नाते आपका कम से कम ऐसी कुछ समझ होनी चाहिए। इसलिए मैं बोलूंगा कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का आंसर तो जरूर दीजिएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन में गलत आंसर देने से अच्छा है सीधे बोल दीजिए सॉरी सर, ठीक है। और सॉरी बोलना ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू रॉन्ग आंसर देना। कभी भी आंसर ऐसा मत दीजिए जिससे कि आगे और आपके लिए समस्या बढ़े। इसलिए बहुत अच्छी तरीका से आंसर दीजिए, और जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक में आपको कमांड है, कॉन्फिडेंस है, आप इंटरव्यू को अपना उस दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो पहले आप उस तरह का क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं ताकि एग्जामिनर और भी या इंटरव्यूअर कुछ उसी तरह से क्वेश्चन पूछे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं पूछे तो बड़ा, जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एक हमारे स्टूडेंट है जो पिछले दिनों वीडियो बने थे, हिंदी और हिस्ट्री लिटरेचर से गए थे, समझे। तो बोर्ड में गया तो हिंदी से बड़ी क्वेश्चन पूछ दिया, बहुत सारा क्वेश्चन पूछ दिया, और बोला आप जाइए। लेकिन ये थोड़ा पता नहीं इनके लिए कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस था, क्या था नहीं पता। इन्होंने बोला सर आपने इतिहास से तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं, इतिहास से क्वेश्चन पूछ, बोला ना सर आपका हो गया, आप जाइए ना। तो जब बाहर आए लोगों को बताया कि मैंने ऐसा बोला, सब लोग, कुछ लोगों ने बोला अच्छा किया, कुछ लोगों ने बोला खराब किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, दिस दैट। तो इंटरव्यू का अपना मिजाज होता है, कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना होता है। तो ये लड़का इतना डेयर कर रहा है पूछने का, बोल रहा है कि आप हमसे हिस्ट्री क्वेश्चन पूछ, इसका मतलब हिस्ट्री में पूरा तैयार होगा, समझ। तो ये सब बहुत सारा चीज देखा जाता है। तो जो कहते हैं OLQ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफिसर लाइक क्वालिटी, ये चेक किया जाता है मेनली कि आप एक ऑफिसर बनने लायक है या नहीं है। एक ऑफिसर कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, हमारे डिसाइसिव होता है, डिसीजन लेने में तेज होता है, क्विक रिस्पॉन्स देता है, मल्टी स्किल पर्सनैलिटी, उससे 4 तरह का क्वेश्चन पूछो तो 4 तरह का आंसर बेहतर ढंग से दे सकता है। तो ये सब चेक किया जाता है।
यू आर नॉट सपोज, वहाँ पर आपको एक विद्वान के रूप में चेक नहीं करना उसका उद्देश्य, कि उसको वहाँ विद्वान के लिए चयन करने के लिए नहीं बैठा है, बल्कि प्रशासक को चयन करने के लिए बैठा है। क्लियर है? तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो भी आंसर हो, एक आप समझ लो अपने आप को, यूर एन ऑफिसर, आपने 2 एग्जाम हडल क्रॉस कर लिया, तो आप तो लगभग बन ही चुके हो, और आगे नहीं बनना है, तो आप अपने आप को ऑफिसर समझो और ऑफिसर जैसा रिस्पॉन्ड करो, तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे एग्जाम हॉल में। ठीक है? तो कॉन्फिडेंस, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट लोग, अभी जैसे आप लोग जिस दौर में होंगे, तो बहुत लोग हो रहे हैं कि मॉक देना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं मॉक कम देना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं मॉक देना ही नहीं चाहिए। समझ रहे? एक बात तो तय है, किस एग्जाम में आपको लिख कर आंसर नहीं देना है, आपसे पूछा जाएगा और आपको वर्बल आंसर देना है। अगर आप इंट्रोवर्ट है, बात नहीं करेंगे, अपनी बात बेहतर ढंग से नहीं रखेंगे, तो दिक्कत तो होगी। अगर आपका ऐसा आदत नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो बहुत नेचुरल है कि और दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं बतलाऊंगा कि आप जो है जितना ग्रुप डिस्कशन कर सके, समझ रहे, उतना अच्छा है, जितना लोग से बात कर सके, जितना मॉक दे सके। हाँ, ये जरूर होना चाहिए, थोड़ा सार्थक होना चाहिए, थोड़ा पर्पसिव होना चाहिए, या क्वालिटी वाला मॉक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप तो मतलब कुछ अस्तर नहीं है उसका, तो ऐसा ही मौका पे मतलब नहीं होता। आपको पता है पर्सनैलिटी 4 प्रकार का होता है, लेकिन हम यहाँ पर 2 पर्सनैलिटी का खास तौर पर उल्लेख करना चाहेंगे। एक को ब्लैक कहते हैं, एक को एरेना कहते हैं। समझ रहे? ऐसा एक्चुअली होता क्या है, कुछ लोग होंगे जिनके में वो कुछ खासियत होगी, उस व्यक्ति को पता होगा कि उसमें खासियत है, लेकिन दूसरे को पता नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें कुछ खासियत होती है, उस व्यक्ति को पता होता है, उस व्यक्ति को पता नहीं होता है, दूसरे को पता होता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें कुछ खासियत होती है जो उन्हें पता नहीं भी होता है और उन दूसरों को भी पता नहीं होता है, इसको हम लोग ब्लैक पर्सनैलिटी कहते हैं। और कुछ ऐसा पर्सनैलिटी होता है, व्यक्ति होता है जिसमें गुण होता है और उस गुण के बारे में वो भी जानता है और दूसरे भी जानते हैं, इसको अरेना पर्सनैलिटी कहते हैं। क्लियर है? तो हम लोग का जो शिक्षा पद्धति है उसमें तो या तो ब्लैक पर्सनैलिटी बनता है या कोई और पर्सनैलिटी बनता है, अरेना पर्सनैलिटी बनने का मौका ही नहीं मिलता है। घर में भी माहौल ऐसा नहीं होता है कि बहुत उसमें ओपन और कल्चर इनकरेज किया जाता है। तो कई ऐसा ब्लैक हॉर्स देखते हो, कई दफा देखोगे कोई आदमी इसको कोई नजरअंदाज करता कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, और देखो वो बहुत अच्छे पद पर क्वालिफाई कर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें गुण था, वो जान नहीं रहा था और दूसरा भी नहीं जान रहा था, लेकिन जब वक्त हुआ, जरूरत हुआ, उसने प्रूव कर दिया। क्लियर है? क्लियर? तो इस तरह का, तो आपका क्या गुण है आपको ये पता होना चाहिए, और आपका क्या गुण है ये दूसरा को ही पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इंटरव्यू में यही चीज आपको बतलाना है। एक स्टूडेंट हमारा इंटरव्यू में गया था, मेरे को बतलाया, बड़ा दिलचस्प बतलाया कि राजवर्धन शर्मा ने उनसे पूछ दिया कि अच्छा बताइए तो भागलपुर का कौन सा आम सबसे बेहतर है। तो सबको जानता है भागलपुर में जर्दालू आम सबसे बेहतर होता है, वो विश्व भर में उसकी ख्याति है। फिर उसने बोल दिया फजली आम सबसे अच्छा है, और फजली को उसने प्रूव कर दिया राजवर्धन शर्मा के समझ की, सर फजली ही सबसे बढ़िया आम है। अंत में जब इंटरव्यू खत्म हो गया तो फिर उन्होंने बोला भी आपको पता नहीं था कि जर्दालू है, बोला सर पता है, लेकिन उससे स्लिप कर गया, अब जब निकल गया तो फिर उसको प्रूव करना पड़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपनी बातों को अपने तर्कों द्वारा सिद्ध करें, वहां पर आपकी शालीनता, आपका संयम बहुत मैटर करेगा। समझ रहे हैं? आपको इरिटेट नहीं होना है, आपको प्रभोग नहीं होना है, आपको पेशेंस नहीं खोना है, बड़ा आराम से आप उसको मैनेज कीजिए। अब बोर्ड में भी माहौल बहुत हल्का रहता है, बहुत खुशनुमा रहता है, लोग इनकरेज करते हैं, और ऑब्जेक्टिव वहाँ स्टूडेंट को छांटना नहीं रहता है, बल्कि ऑब्जेक्टिव वहाँ अच्छे स्टूडेंट का चयन करना होता है। तो बस अपने आप को बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है, ताकि आप चयनित हो जाए। समझे? तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था लोक प्रशासन का अर्थ, विषय, क्षेत्र, महत्व पर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको कुछ बतलाया था। पिछले क्लास में हमने आपको लोक प्रशासन और निजी प्रशासन पर क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी डिस्कस किया था। पिछले क्लास में हमने आपको विकसित और विकासशील देशों में लोक प्रशासन क्या भिन्न है ये भी बतलाया था, उसको भी जरा डिस्कस कर लिया था। एक क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट से पूछा जाता है, हर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी कर जाता है, कैसे बतलाओ संगठन, प्रबंध और प्रशासन में क्या फर्क है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता कि संगठन, प्रबंध और प्रशासन में देखा जाए तो प्रशासन व्यापक अवधारणा हुआ जिसमें संगठन और प्रबंध दोनों सम्मिलित होते हैं। संगठन उसका ढांचा है, संगठन उसका काया है,
संगठन सत्ता के औपचारिक ढांचा कहते हैं। और प्रबंध क्या होता है? प्रबंध होता है जो संगठन का शीर्ष पर बैठा होता है, संगठन के संसाधनों का इस्तेमाल करके जो प्रशासन का उद्देश्य होता है उसकी प्राप्ति सुनिश्चित करता है। तो जैसे आप देखो, भारत सरकार ले लो, तो भारत सरकार का संगठन राष्ट्रपति से शुरू होता है जो नीचे क्षेत्रीय कार्यालय तक बैठा पहुंचाता है। और प्रबंध मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री है। और ये लोग क्या करते हैं? जो भारत सरकार का उद्देश्य है उसके प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? जो भारत सरकार का संगठन है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो संगठन ढांचा हो गया और प्रबंध क्या हो गया? उसका प्रक्रिया अथवा व्यवहार हो गया। कंप्यूटर की भाषा में अक्सर बोलता हूँ कि संगठन को, प्रशासन को अगर हम सिस्टम मान ले तो संगठन क्या हो गया? उसका हार्डवेयर हो गया और प्रबंध उसका सॉफ्टवेयर हो गया। फिर क्वेश्चन आता है कि शासन और अभिशासन में, प्रशासन में क्या डिफरेंस हुआ? तो शासन जो शीर्ष पर होता है, जो राजनीतिक व्यवस्था होता है उसको शासन कहते हैं, और जो नीचे होता है जिसके कंधों पर निष्पादन की जिम्मेवारी उसको प्रशासन कहते हैं। जैसे राजनीतिक कार्यपालिका के लोग शासन के हिस्सा है और जो अधिकारी तंत्र है वह प्रशासन का हिस्सा है। समझ रहे? यानी कि शासन जो होता है वह प्रशासन को नेतृत्व प्रदान करता है और प्रशासन क्या करता है? शासन को आधार प्रदान करता है। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है सुशासन क्या है? तो बोले सुशासन, तो सुशासन को हम दो तरीका से लिख सकते हैं। एक सुशासन जो व्यवहार में वर्षों से रहा है, अशोक के धर्म नीति और अकबर के सुलह कुल नीति में भी हम उसको देख सकते हैं। और एक सुशासन अवधारणा जो विश्व बैंक ने तृतीय विश्व के देशों के लिए 1992 में दिया था। फिर चूंकि बिहार में आप इंटरव्यू दे रहे हो और बिहार में सुशासन का बहुत चर्चा होती है, नीतीश कुमार को लोग सुशासन बाबू बोलते हैं, ये भी पूछा जा सकता है क्या बिहार में सुशासन है? तो आप बोलेंगे बिहार में सरकार को जनादेश सुशासन के नाम पर मिला है। सरकार इस दिशा में बहुत सारा काम भी की है, सरकार इस दिशा में लगातार प्रयासशील है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। क्लियर है? ये हो गया। फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि अच्छा बतलाइए लोक प्रशासन पर, हम लोग अपना टॉपिक पर शुरुआत करते हैं आज का। लोक प्रशासन विषय के उद्विकास कैसे हुआ? समझ, तो आप क्या बोलोगे कि लोक प्रशासन का विषय का उद्विकास जो है मतलब 1887 में वुडरो विल्सन का लेख जो आया था उसके प्रकाशन के साथ हुआ। वुडरो विल्सन जो राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे और बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। फिर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था 1887 में जिसका नाम था स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें उन्होंने राजनीति प्रशासन विभागीकरण अवधारणा लाए थे। इसके आधार पर ही लोक प्रशासन को एक पृथक विषय के रूप में उभरने का मौका मिला। ठीक है। फिर आपसे पूछा सकता है राजनीति प्रशासन विभागीकरण क्या है? तो आप बतलाएंगे राजनीति और प्रशासन दो अलग अलग अवधारणा है। राजनीति का काम नीति निर्धारण करना है और प्रशासन का काम उसका क्रियान्वयन करना है। फिर पूछा सर राजनीति प्रशासन विभागीकरण वैलिड है, मान्य है? तो बोले सैद्धांतिक रूप से तो मान्य है, लेकिन व्यवहार में आज इसका स्थान नीति प्रक्रिया ले लिया है, जिसे हम राजनीति और प्रशासन को परस्पर संबंधित मानते हैं। क्लियर है? फिर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि अच्छा बतलाइए कि वुडरो विल्सन जो है उनको लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो आप बोलेंगे वुडरो विल्सन का लेख जो 1887 में आया था जिसमें राजनीति प्रशासन विभागीकरण अवधारणा दिया गया था, इसके बाद ही लोक प्रशासन को विषय के रूप में उभरने का मौका मिला, इसलिए इसे उन्हें लोक प्रशासन का जनक और 1887 लोक प्रशासन को उद्विकास का वर्ष ऐसा डिवाइट वाल्डो ने कहा। क्लियर है? फिर आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए अमेरिका में एक लूट प्रणाली कभी प्रचलित थी, वो क्या था? तो आप बताएंगे 1825 में राष्ट्रपति जैक्सन ने लूट प्रणाली आरंभ किया था जिसका अंग्रेजी में स्क्वायर सिस्टम कहते हैं, जिसमें यह मान्यता थी कि राजनीतिक परिवर्तन के बाद प्रशासनिक व्यवस्था बेकार हो जाती है और उसे बदलना चाहिए। परिणामता क्या होता था कि जब भी सरकार बदलता था तो सरकार के साथ प्रशासन के तंत्र भी बदल जाते थे, अधिकारी बदल जाते थे और नए सिरे से व्यवस्था बनती थी। क्लियर है? फिर आप बतला सकते हैं, फिर आपसे पूछ सकता है कि मतलब लोक प्रशासन का पहले कैमरलिस्ट सुधारवादी आंदोलन क्या था? तो बोले 16वीं-18वीं सदी में प्रसार ऑस्ट्रिया में विद्वान और प्रशासकों के समूह द्वारा लोक प्रशासन की दिशा में कुछ सुधार प्रयास हुए थे, उसी को कैमरलिस्ट सुधारवादी आंदोलन कहा जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर लोक प्रशासन का पहली पुस्तक क्या है?
ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि लोक प्रशासन का पहली पुस्तक क्या है, तो बोलोगे कि लोक प्रशासन का पहली पुस्तक जो है 1812 में चार्ल्स जीन बॉनिन द्वारा एक किताब आया था फ्रेंच में, नाम था प्रिंसिपल्स द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक। ये लोक प्रशासन की पहली पुस्तक है। ये लोक प्रशासन की पहली पुस्तक है, पहली पाठ्य पुस्तक नहीं है। क्या पहली पाठ्य पुस्तक कौन हुआ? 1926 में एल डी वाइट की जो पुस्तक आई थी उसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक हुआ। अच्छा बता, लोक प्रशासन को पहली बार किसने उसके अर्थ और विषय क्षेत्र को परिभाषित किया? तो आप बताओगे लोक प्रशासन के अर्थ और विषय क्षेत्र को 1756 में हैमिल्टन द्वारा पहली दफा फेडरलिस्ट नामक ग्रंथ में उसके अर्थ और विषय क्षेत्र को परिभाषित किया गया था। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। फिर अब आ जाओ, लोक प्रशासन का विकास जो हुआ है उसके उत्पत्ति के पीछे क्या क्या कारण थे? तो मतलब तो लोक प्रशासन का अमेरिका में विकास हुआ है और उसके उत्पत्ति के पीछे कई कारण थे, जैसे अमेरिका में लूट प्रणाली का दुष्प्रभाव, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत आंदोलन का प्रभाव, और औद्योगिक क्रांति से मतलब उत्पन्न समस्याओं से निपटारा वाली व्यवस्था, पुलिस राज के स्थान पर लोक कल्याणकारी राज्य अवधारणा की आगमन वगैरह वगैरह। क्लियर? फिर अगर आपसे पूछा जा सकता है कि लोक प्रशासन विषय का विकास हुआ उसके अच्छा वुडरो विल्सन का 2-4 पॉइंट में, वुडरो विल्सन का लोक प्रशासन में क्या क्या योगदान है? तो मतलब अगर वुडरो विल्सन ने राजनीति प्रशासन विभागीकरण अवधारणा लाए, वुडरो विल्सन ने प्रशासन को विज्ञान कहा, वुडरो विल्सन ने प्रशासन को व्यवसाय का पृथक क्षेत्र कहा, वुडरो विल्सन ने लोक प्रशासन में तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया। क्लियर? फिर अगर आपसे पूछा जाता है लोक प्रशासन विषय का जो विकास हुआ है उसके कौन कौन से चरण हैं, तो आप बतला सकते हैं कि लोक प्रशासन और विकास के कई चरण है। पहला चरण 1887 से 1926 है, जिसे राजनीति प्रशासन विभागीकरण का काल कहते हैं। इसमें राजनीति और प्रशासन दोनों को अलग अलग समझा गया। ठीक है। दूसरा चरण है 1927 से 1937, इन्हें प्रशासन के सिद्धांतों का काल कहते हैं। इसमें प्रशासन के सिद्धांतों को खोजने का प्रयास किया गया, इसे लोक प्रशासन का स्वर्णिम काल भी कहते हैं। तीसरा चरण क्या है? तीसरा चरण होता है 1938 से 1947 तक। इस चरण को हम कह सकते हैं शंका के बादल के काल, ये चुनौतियों का काल कह सकते हैं। इस काल में लोक प्रशासन में राजनीति प्रशासन विभागीकरण और जो प्रशासन के सिद्धांत है इन दोनों को चुनौती दिया गया। इसी चरण में व्यवहारवादी विचारधारा और मानव संबंध सिद्धांत आए। चौथा चरण, ये चरण कब शुरू हुआ? ये चरण शुरू हुआ 1948 से 1975 तक। इस चरण का नाम है पहचान संकट का काल। इस चरण में लोक प्रशासन का संकट का बादल मंडराने लगा। लोक प्रशासन के पहचान संकट की समस्या उत्पन्न हो गया। विचारक दो वर्गों में बढ़ गए। कुछ विचारक चाह रहे थे राजनीति विज्ञान के साथ जुड़ जाना, कुछ विचारक चाह रहे थे पृथक पहचान बनाना और प्रबंध के साथ जुड़ जाना। तो 1950 से 1970 तक लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से जुड़ा और 1956 से 1970 तक दूसरा विचारधारा जो था वो प्रबंध से जुड़ा। तो इस काल में लोक प्रशासन का 2 दिशाओं में विकास हुआ। पांचवा चरण 1970 के बाद हुआ, जैसे हम लोक नीति परिप्रेक्ष्य का काल कहते हैं। इसमें राजनीति प्रशासन विभागीकरण को अंतिम रूप से अस्वीकार कर दिया गया और इसके स्थान पर क्या कर दिया? लोक नीति अवधारणा अपना दिया गया। क्लियर है? फिर इसमें नौ लोक प्रशासन भी आया। फिर आप एक तुलनात्मक लोक प्रशासन, विकास प्रशासन वगैरह आया। 90 के दशक में अचानक बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधार होने पर कुछ लोग मानते हैं कि एक नए छठे चरण का शुरुआत हुआ, जिसको उदारीकरण एलपीजी का काल कहते हैं। इसमें आर्थिक सुधारीकरण हुआ, इसके कारण नौ लोक प्रबंध अवधारणा, उद्यमशील सरकार अवधारणा, सुशासन अवधारणा वगैरह प्रतिपादित हुआ। 21वीं सदी में 2007-8 के बाद जब से ई शासन का बड़े पैमाने पर प्रभाव बढ़ा, तो कहते हैं कि अब 7वें चरण का शुरुआत शुरू हो, जिसको अंकीय विशासन का काल कहते हैं, मतलब ईरा ऑफ डिजिटल गवर्नेंस। इसमें आप देखते हो आज ई गवर्नेंस का, स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, मोबाइल प्रशासन का बड़े पैमाने पर चलन बढ़ते जा रहा है। तो इस प्रकार लोक प्रशासन विकास के क्रम में जो अपनी यात्रा आरंभ किया है वह अभी भी अनवरत जारी है और आगे भी रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो बतला दोगे ना। अब आप देखोगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है
कि 9 लोक प्रशासन, एक टॉपिक जो है लास्ट सिलेबस है, लास्ट पोर्शन हो गया आपका संगठन मूलभूत अवधारणा का। 9 लोक प्रशासन के जनक कौन है? तो बोलेगा 9 लोक प्रशासन का जनक ऐसे तो कहीं फ्रैंक मैरिनी कहा था, कहीं डिवाइट वाल्डो कहा था, दोनों बोल सकते, फ्रैंक मैरिनी और जॉर्ज डिवाइट वाल्डो कहा था। हमारे 9 लोक प्रशासन के विकास में क्या महत्वपूर्ण चरण है? तो हन्नी प्रतिवेदन रहा जो 1967 में हुआ, फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ, मिन्नोब्रुक सम्मेलन प्रथम हुआ जो 1968 में हुआ था। 9 लोक प्रशासन में क्या लक्ष्य और क्या प्रतिलक्ष्य है? तो 9 लोक प्रशासन में कई लक्ष्य हैं, जैसे लक्ष्य का मतलब जैसे हासिल करना है, जैसे आप प्रासंगिकता रख सकते हो, मूल्य को रख सकते हो, परिवर्तन को रख सकते हो, अभिग्राही को रख सकते हो और सामाजिक समानता को रख सकते हो। और प्रतिलक्ष्य में किसको रख सकते हो? राजनीति प्रशासन विभागीकरण को रख सकते हो, पद सोपान को रख सकते हो, नौकरशाही को रख सकते हो, आर्थिक मानव अवधारणा को रख सकते हो। क्लियर है? देयर इज एंटी पोस्टिविस्टिक, एंटी टेक्निकल और एंटी हायरार्की कहलाता है, जो रॉबर्ट गोलम्बस्की ने आइडेंटिफाई किया। क्लियर है? अब बतला सकते हो 9 लोक प्रशासन में 3 मिन्नोब्रुक 9 लोक प्रशासन के क्रम में 3 मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुआ। तीनों के अध्यक्ष कौन कौन थे? तो पहले का अध्यक्ष डिवाइट वाल्डो थे, दूसरे का अध्यक्ष जो 1968 में हुआ था, दूसरे का अध्यक्ष जॉर्ज फ्रेडरिक्सन थे जो 1988 में हुआ था, और 2008 में तीसरा सम्मेलन हुआ, उसके कौन थे? तो थे लेरी रोज ओमेरी, ये उसके अध्यक्ष थे। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। अब चौथा सम्मेलन कब होगा? ठीक 20 वर्ष बाद, यानी 2028 में चौथा मिन्नोब्रुक सम्मेलन होगा। क्लियर है? कई कई इंटरव्यू में लड़के से पूछा जाता है, बताओ लोक प्रशासन विज्ञान है या कला है? तो आप क्या बोलोगे कि लोक प्रशासन विज्ञान और कला दोनों है, विषय के रूप में यह कला है, विज्ञान है और व्यवहार में कला है। वैसे तो आज ये दोनों से ऊपर क्या दर्शन बनता जा रहा है, क्योंकि जैसे मार्शल डिमो का कहना है कि प्रशासन का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि जीवन का दर्शन, प्रशासन का दर्शन जीवन के दर्शन समान हो गया है। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो आप बतला सकते हो। तो ये सब लोक प्रशासन के क्या क्या उपागम है, अगर कोई पूछ दे तो बतला दीजिए। बहुत सारे उपागम है सर, जैसे उसमें 2 उपागम है, एक आदर्शात्मक उपागम है, एक अनुभाविक उपागम है। समझ? इसके अलावा संरचनात्मक उपागम, विधिक उपागम, व्यवहारवादी उपागम, तुलनात्मक उपागम। उपागम का मतलब क्या है? जिसके माध्यम से लोक प्रशासन के अध्ययन किया जा सकता है, यानी तुलनात्मक आधार पर लोक प्रशासन का अध्ययन किया जा सकता है, संरचना के आधार पर लोक प्रशासन का अध्ययन किया जा सकता है, प्रक्रिया के आधार पर लोक प्रशासन, विधि के अनुसार लोक प्रशासन का अध्ययन किया जा सकता है। समझ रहे हैं? फिर कह सकते हो सिद्धांत के आधार पर लोक प्रशासन का अध्ययन किया जा सकता है, इतिहास के आधार पर लोक प्रशासन का अध्ययन किया जा सकता है। तो इसी को हम विभिन्न उपागम कहते हैं। तो मोटा मोटी 2 उपागम है, एक आदर्शात्मक उपागम जिसमें लोक प्रशासन का भावात्मक अध्ययन होता है, और दूसरा अनुभाविक उपागम जिसमें लोक प्रशासन का वास्तविक व्यवहारिक। बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें, नहीं ना? और अगर फिर कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, फोन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। देखो मैं चाहूंगा कि आप पूरी तरह खोल कर रहे, रिस्पॉन्ड करें, किसी प्रकार का ना रिजर्वेशन मत रखो। कोई भी अच्छा ज्ञान मिल रहा है उसको रख लो। और एक चीज और रखो कि अपने पास पेंसिल और कागज जरूर रखो। जैसे मैं बोल रहा हूँ, बहुत धारा प्रवाह बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आप सुन रहे हो, फिर सोचो कि मैं बाद में इस पर देखूंगा, वो स्किप कर जाए, तो वैसे सर्कमस्टांस में लटक जाता है मामला। इसलिए तुरंत कागज पेन में उसको लिख लो, फिर अपना उसको वर्कआउट करो। हमारे एक मित्र हैं जो IAS अधिकारी हैं, वो अक्सर बोलते हैं कि सपोज करो आप रात में सोने के लिए जाओ, और सोने के पहले बिस्तर पर जाने के पहले सोचो कि आज दिन भर आपने क्या क्या पढ़ा है, और सपोज करो कोई चीज पढ़ा वो याद ना आ रहा हो, तो तुरंत बिस्तर छोड़ो और जाकर उसका ढूंढो कहाँ उसका आंसर है, क्या है, उसको क्लियर करो। बोले होगा वो जिंदगी भर याद रहेगा, आप कभी नहीं उसको भूल सकते हो। समझ ना? तो वो पठन पाठन चिंतन मनन वाला जो मैंने विचार दिया, ये पठन पाठन चिंतन और मनन। पठन मतलब किताब पढ़ना, पाठन मतलब दूसरों को पढ़ाना, चिंतन का मतलब होता है उसके बारे में सोचना विचारना, और मनन का मतलब उसको घोटना। घोटो, दुनिया से घोटो उसको। कि अगर वुडरो विल्सन लोक प्रशासन के जनक है, तो ब्रिटिश प्रशासन के जनक कौन? ब्रिटिश प्रशासन के जनक तो मेरे को नहीं पता कौन, लेकिन अमेरिकी लोक प्रशासन के जनक तो मैं जानता हूँ कि अमेरिकी लोक प्रशासन के जनक इनको कहा जाता है
फ्रैंक जे गुडनो को, और भारतीय लोक प्रशासन के जनक महादेव प्रसाद शर्मा जी को कहा जाता है। ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन वैसे अगर मतलब वो इनको क्यों कहा गया, मतलब उसके बारे में ना जितना जानकारी है वो बात करना, इसी को हम लोग मनन कहते हैं, ताकि उस टॉपिक पर कभी कोई क्वेश्चन आवे तो आपसे स्लिप ना होने पाए, आपसे छूटने ना पाए, इस बात को आपको ध्यान में रखना। क्लियर? तो ये इंट्रोडक्शन टॉपिक में वर्कआउट कर लेना बढ़िया से, छूटना नहीं रहेगा कि अगर बेसिक चीज नहीं बदलाओगे तो बड़ी खराब इंप्रेशन होता है कि स्टूडेंट का पढ़ा नहीं है ठीक से, समझ रहे हैं? तो इसलिए बेसिक चीज तो आपको जानना ही चाहिए। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं संगठन। संगठन बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको पता है। संगठन में करीब 4 भाग में बटा हुआ है। पहला हम लोग संगठन के सिद्धांत पढ़ते हैं, जिसको थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। दूसरा हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, प्रशासन के सिद्धांत कहते हैं। ये तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है, जिसको प्रशासनिक व्यवहार कहते हैं। फिर चौथा टॉपिक है संगठन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये अगर देखा जाए तो पूरा सिलेबस का सेक्शन 1 का 50% के आसपास हिस्सा है, और क्वेश्चन में तो कई दफा 50% से ज्यादा रहता है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से लोग पूछते हैं, और इसमें कंसेप्चुअल है, इसमें रटा रटा ज्ञान का जरूरत कम होता है और अपने बुद्धि और विवेक का ज्यादा जरूरत होता है। इसलिए इस टॉपिक पे आपसे एग्जामिनर भी उम्मीद करता है और आपको भी इसमें इंटरेस्ट भी होगा, आप इसमें बेहतर परफॉर्म भी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मेरे बोला संगठन का प्रशासन में क्या महत्व है। तो अगर मैं बोलूंगा अगर संगठन नहीं तो प्रशासन भी नहीं। क्यों? अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो प्रशासन काम कैसे करेगा? शरीर को काम कर मनुष्य को काम करने के लिए शरीर चाहिए कि नहीं? बिना शरीर का मनुष्य क्या हो गया? वो तो जीवात्मा हो, प्रेतात्मा टाइप का हो जाएगा, घूमते फिरते रहेगा। जो शरीर ही नहीं तो उसी प्रकार का संगठन नहीं रहता, प्रशासन कैसे काम करेगा? तो संगठन है तभी प्रशासन है। संगठन उसका संरचना है, संगठन उसका ढांचा है। और आपने बताया संगठन केवल प्रशासन का संरचना नहीं है, संगठन तो हर जगह है। अर्थव्यवस्था में देखो, समाज में देखो, राजनीतिक व्यवस्था में देखो, आर्थिक व्यवस्था में देखो, हर जगह संगठन। मैं तो बोलता हूँ कि आप संगठन के युग में जीते हो। आप सवेरे से लेकर शाम तक विभिन्न संगठनों पर निर्भर हो, और कोई भी गड़बड़ हुआ तो आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। बिजली भी आपको कोई संगठन दे रहा है, पानी भी आपको कोई संगठन दे रहा है, सड़क भी आपको संगठन दे रही है, कानून व्यवस्था भी संगठन दे रही है। तो आप तो संगठन के युग में जीते हो, और इस संगठन का तो प्रभावकारी होना बहुत जरूरी है। अगर संगठन प्रभावकारी नहीं होगा तो काम नहीं होगा, उसके जो लक्ष्य हैं, उसके जो उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं होंगे। इस बाबत क्या हुआ, संगठन के बहुत सारे सिद्धांत विकसित हुए। समझ रहे? यहाँ आपसे पूछा समझ सकते हो कि सिद्धांत को कुछ सिद्धांत बोलते हैं, कुछ को विचारधारा कहते हैं। तो विचारधारा और सिद्धांत में क्या फर्क हुआ? तो बदलाव एक्चुअली क्या है ना, कि ये सब ज्ञान के विभिन्न रूप हैं। ज्ञान का जो प्रारंभिक रूप होता है ना, उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं, जिसमें प्रारंभिक या आंकड़ा प्राप्त किया जाता है। जैसे बच्चा कोई जन्मता है, फिर अपने इर्द गिर्द जो देखते रहता है वो ऑब्जर्वेशन करता है, ऑब्जर्व करता है। फिर उसमें क्वेरी जगती है, तो वो कुछ बोलता है, पूछता है आपसे, तो उसका विचार डेवलप होता है। तो ज्ञान के बाद क्या होता है, अवलोकन के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद विचारधारा डेवलप होता है। आप विचारधारा को दृष्टिकोण कर सकते हो, उपागम कर सकते हो। फिर वो विचारधारा साइंटिफिकली अगर जांच परख लिया गया तो सिद्धांत बन जाएगा, और फिर वह क्रॉस एग्जामिन हो गया विभिन्न विषयों से, तो वह दर्शन बन जाएगा। तो ज्ञान का अंतिम रूप कौन है? दर्शन। अज्ञान का प्रारंभिक रूप कौन हो गया? अवलोकन। और इन दोनों के बीच में कौन है? विचारधारा भी है और सिद्धांत भी है। वैसे सिद्धांत शब्द ना सामाजिक व्यवहारिक विज्ञान पर कम लागू होता है, समझ रही है, ज्यादातर फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पर लागू होता है। सामाजिक व्यवहारिक विज्ञान में विचारधारा, उपागम, दृष्टिकोण यही इस्तेमाल होता है। यही कारण है कि शुरू में ना कुछ लोग प्रशासन को जो विज्ञान समझते थे, इसलिए लोग प्रशासन के प्रारंभिक विचारधारा को सिद्धांत बोलते चले गए। लेकिन बाद में जब शोध अनुसंधान हुआ और पता लगा कि ऐसा नहीं है, तो फिर विचारधारा शब्द भी इस्तेमाल होने लगे। अब ऐसे लोक प्रशासन में दोनों इस्तेमाल होता है। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत बोलो, वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा बोलो, आकस्मिकता प्रबंध बोलो, आकस्मिकता विचारधारा बोलो, कोई दिक्कत नहीं। कि यहाँ पर जो सिद्धांत शब्द जो है ना, अब बहुत हल्का फुल्का ढंग से इस्तेमाल होता है। ये सिद्धांत को अंग्रेजी थ्योरी कहते हैं। जो थ्योरी का सबसे बना है, जो क्यूपिक से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, अंतर संबंधित धारणाओं का जो समूह होता है, जो किसी कारण प्रभाव मतलब व्याख्या को मतलब जन्म देता है। मतलब बहुत सारे धारणाओं को हम जोड़कर
अगर किसी चीज का कारण और प्रभाव का व्याख्या करने लगे तो इसी को हम लोग सिद्धांत कहते हैं। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। जैसे वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत ले लो, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत क्या कहता है? धारणा ही है श्रमिक आर्थिक प्राणी है। क्लियर है? अभिप्रेरण दंड और पुरस्कार से किया जा सकता है। औपचार संगठन भी औपचारिक व्यवस्था है। और फिर वैज्ञानिक तौर तरीकों को हम लागू करेंगे तो संगठन में दक्षता बढ़ेगा, निष्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, है कि नहीं? कारण प्रभाव ये लागू करेंगे तो ये होगा। दिस इज कारण प्रभाव संबंध। क्लियर? तो लोक प्रशासन में ना बहुत सारे सिद्धांत है, लेकिन लोक प्रशासन का कोई भी अपना सिद्धांत नहीं है, क्योंकि लोक प्रशासन एक कह सकते हो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, बहुत सारे विषयों से जोड़कर बना है। जैसे जो विभिन्न विषयों में जो सिद्धांत विचारधारा मतलब इसके उपयुक्त लगे या उसको शामिल कर लिया है। तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत हुआ, प्रशासनिक सिद्धांत हुआ, नौकरशाही सिद्धांत हुआ, मानव संबंध सिद्धांत हुआ, व्यवहारवादी विचारधारा हुआ, प्रणाली सिद्धांत या विचारधारा हुआ। अरे वो और है जो सिलेबस यूपीएससी में, बीपीएससी में नहीं है, उसको कंटीजेंसी थ्योरी कहते हैं। उससे भी यूपीएससी में क्वेश्चन आता है, बीपीएससी में क्वेश्चन नहीं आता है, यूपीएससी में आता है। तो जैसे आप यहाँ पर देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, नौकरशाही सिद्धांत। मैं बोलूंगा जितने स्टूडेंट है जो इंटरव्यू का तैयारी करें, सब सिद्धांत के बारे में कम से कम 5 से 10 लाइन आपको पता होना चाहिए। जैसे आप टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत पढ़ रहे हैं, समझ रहे ना साथ, टेलर से संबंधित 2-4 क्वेश्चन, टेलर का 1-2 सिद्धांत का बतलाव क्या कहता है। तो कार्य के सच्चे विज्ञान का खोज, सर्वश्रेष्ठ विज्ञान के आधार पर कर्मचारियों का चयन, प्रशिक्षण वगैरह। टेलर 1-2 जो तकनीक विकसित किया वो बतलाव, तो प्रक्रियात्मक पर्यवेक्षण, विभेदीकृत मजदूरी व्यवस्था वगैरह वगैरह। से प्रबंध में अपवाद का विचार क्या है, तो मतलब कि श्रमिकों के हर व्यवहार का प्रबंधन नहीं होना चाहिए, बल्कि जो अपवादारों में सबसे अच्छा हो या अपवादवतन में सबसे खराब हो उसका प्रबंधन होना चाहिए। अरे फिर मतलब आदेश की एकता और प्रक्रियात्मक पर्यवेक्षण अवधारणा में क्या डिफरेंस है? तो आदेश की एकता बोलता है कि अधीनस्थ का केवल एक प्रधान हो, और प्रक्रियात्मक पर्यवेक्षण कहता है कि अधीनस्थ का 8 अलग अलग विषयों पर 8 अलग अलग प्रधान। ये बेसिक फैक्ट है। तो ये सब चीज ना आपको याद होता है। टेलर की मानसिक क्रांति क्या बता सकते हो? तो टेलर ने टेलर के विचारों को मानसिक क्रांति की संज्ञा दी गई है, क्योंकि टेलर मानता है कि श्रमिक और प्रबंध दोनों का हित जो है ना परस्पर सहयोग में है, टकराव में नहीं है। तो इसने दोनों के तौर तरीकों में, दोनों के सोच में बदलाव लाया, और जो वर्षों से चला हुआ अंगूठे का नियम या फिर प्रबंध और मजदूरों के बीच जो अविश्वास और असहयोग का माहौल थे, उसको क्या इसने वैज्ञानिक प्रबंध द्वारा दूर किया है और दक्षता और निष्पादन को बढ़ाया है। क्लियर? टेलर के अलावे और भी कई विचारक जो टेलर के पहले भी है, टेलर के बाद भी है, समझ रहे हैं? लुईस डी ब्रांडी जो था, जो सबसे पहले 1910 में वैज्ञानिक प्रबंध शब्द इस्तेमाल किया था। तो जो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, जितने भी सिद्धांत सब के बारे में 10 से 15 लाइन में आप नोट तैयार कर लो, याद रखो, अगर कोई पूछता हो तो आप बतला सको। जैसे एक बार मेरे एक स्टूडेंट इंटरव्यू गए थे, तो वो भी इंजीनियर थे, सीनरी से प्रोडक्शन इंजीनियर, तो उनसे पूछा कि टेलर भी इंजीनियर था, आप भी इंजीनियर हो, बतलाओ कि आप वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को बिहार में कैसे लागू करोगे। समझ गए ना? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे पूछा सकता है कि वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत पढ़े हो, कभी बतलाओ तो बिहार में बाढ़ प्रबंधन में इसका कैसे इस्तेमाल हो सकता है। क्लियर है? तो इस तरह से आप एप्लीकेशन पार्ट पर भी क्वेश्चन बन सकता है। एक बार क्वेश्चन आया था नौकरशाही आदर्श प्रतिमान क्या है, तो बोला कि नौकरशाही आदर्श प्रतिमान मैक्स वेबर द्वारा रचित उनकी मानसिक रचना है जो संगठन का सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है कि नहीं? और संगठन लोक प्रशासन में नौकरशाही प्रतिमान का क्रेज सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लोक प्रशासन का जो संरचना होता है वह नौकरशाही होता है, और लोक प्रशासन का उद्देश्य जो होता है लोकत्व की प्राप्ति होती है। तो चूंकि लोक प्रशासन का संरचना नौकरशाही है, इसलिए लोक प्रशासन में सबसे ज्यादा कोई सिद्धांत यदि आज के तारीख में प्रासंगिक है तो नौकरशाही सिद्धांत। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो नौकरशाही पर अभी आ रहे, पहले वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत पर क्लियर हो गया कि मानसिक क्रांति क्या है, 1-2 सिद्धांत का नाम बोलो, 1-2 तकनीक का नाम बोलो, टेलरवाद क्यों कहा जाता है, यह सब किसने सबसे पहले इस्तेमाल किया वगैरह वगैरह पूछा जा सकता है। और कोई ज्यादा जैसे आज बिहार में इसको कैसे लागू करोगे वगैरह वगैरह। ठीक है?
इस दूसरा है शास्त्रीय सिद्धांत। देखते हो कि बीपीएससी में टेलर और हेनरी फेल पर खूब क्वेश्चन आता है कि नहीं आता? मतलब हमने देखा होगा कि इंडिविजुअल वाइज क्वेश्चन देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऐसे टॉपिक को क्वेश्चन है कि टेलर और हेनरी फेल को कंपेयर करो। तो हेनरी फेल इसके विचारक हो गए, जनक हो गए किसका? शास्त्रीय सिद्धांत का। इसे प्रशासनिक प्रबंधकीय सिद्धांत भी कहते हैं, संरचनात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, औपचारिक संगठन सिद्धांत भी कहते हैं, समझ रहे? बहुत मतलब कह सकते प्रबंधकीय प्रक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। ये 20वीं सदी के फर्स्ट हाफ में विकसित हुआ। इसके बारे में भी 10-12 लाइन डेवलप करो। हो सकता पूछे प्रशासन के क्या सिद्धांत क्या होते हैं? तो प्रशासन सर विज्ञान के समान होता है। जिस प्रकार विज्ञान के सिद्धांत होते हैं वैसे प्रशासन के भी सिद्धांत होते हैं। प्रशासन के सिद्धांतों में पद सोपान का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, निर्देश की एकता का सिद्धांत वगैरह होता है। आपसे अच्छा मतलब आदेश की एकता और निर्देश की एकता के सिद्धांत में क्या फर्क है? तो आप बतलाओगे कि आदेश की एकता में एक अधीनस्थ का एक प्रधान होता है और निर्देश की एकता में एक योजना का एक प्रधान होता है। क्लियर? याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पूछा पद सोपान और स्केलर प्रक्रिया में फिर क्या अंतर हुआ? तो आप बोलेगा पद सोपान में क्या होता है सर कि कार्य के आधार पर कर्तव्य को श्रृंखलाबद्ध करते हैं, और स्केलर श्रृंखला या स्केलर प्रक्रिया में हम क्या करते हैं? सत्ता और उत्तरदायित्व के अनुसार हम कर्तव्य को श्रृंखलाबद्ध करते हैं। तो पद सोपान विधम ऐसे उतरा हुआ नजर आएगा और इसमें सीढ़ी के जैसा नजर आएगा, समझे? सीढ़ी जैसा सत्ता और उत्तरदायित्व के अनुसार। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। फिर आपसे पूछा जा सकता है इसी में क्या कहते हैं लूथर गोलिक, उर्विक वगैरह वगैरह ने क्या योगदान दिया है? तो लूथर गोलिक ने 10 सिद्धांत दिए, उर्विक ने पहले 8 और बाद में 29 सिद्धांत दिए। उन्होंने पोस्टकॉर्ड विकसित किया। लूथर गोलिक ने डिपार्टमेंट का 4P सिद्धांत विकसित किया है वगैरह वगैरह। क्लियर है? गैंग प्लान क्या है बतला सकते हो? तो गैंग प्लान हेनरी फेल द्वारा प्रतिपादित है। उन्होंने संगठन में तीव्र संचार की आवश्यकता महसूस किया और पद सोपान में विलंब को दूर करने के लिए उन्होंने गैंग प्लान अवधारणा दिया, जिसका शाब्दिक अर्थ था लेवल जंपिंग। इसमें क्या होता है? स्तर लांघना। इसमें दो भिन्न स्तर सीधा संपर्क साध सकते हैं तीव्र संचार के हित में। क्लियर है? लेकिन माना जाता है कि दोनों अब संपर्क साधने के पहले अपने अपने वरिष्ठ को इंटीमेट कर दे या उसको जानकारी दे दे, इन केस कहीं कुछ गड़बड़ हो तो उसको क्लैरिफाई किया जा सके। कोई भी 2 लेवल का कर्मचारी अदरवाइज पद सोपान में क्या है वो एकदम हायरार्की फॉलो करता है, A to B, B to A, इस तरह से चलेगा, वो बीच में इधर उधर नहीं हो सकता। लेकिन गैंग प्लान में कहा सकता है संचार के विशेष हित में उसमें मैनिपुलेशन किया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया आपको? तो हेनरी फेल वगैरह सब याद देख लीजिएगा, ये सिद्धांत क्या है वगैरह, ठीक है। अच्छा, फिर आप देखेंगे नौकरशाही सिद्धांत। ये कब आया था? क्या आया था? मैक्स वेबर जो जर्मन समाजशास्त्री थे, उन्होंने 1920 में उनकी किताब थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन उसी में आया था। ये किताब शुरू में तो जर्मन में आया था, फिर बाद में 1947 में टालकोट पार्सन्स और हेंडरसन द्वारा अंग्रेजी में रूपांतरित हुआ था। इसमें नौकरशाही आदर्श प्रतिमान विकसित किया गया। नौकरशाही आदर्श प्रतिमान उनकी मानसिक रचना है जो व्यवहार में कहीं नहीं है, लेकिन वो दावा करते हैं कि उनका नौकरशाही आदर्श प्रतिमान संगठन का सर्वश्रेष्ठ रूप है और व्यवहार का कोई भी संगठन या नौकरशाही यदि इसका अक्षरशः को पालन कर ले तो वह भी इसके समान सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। मैक्स वेबर जो है वह शक्ति और सत्ता के बीच अंतर कहते हैं। तो क्या है शक्ति और सत्ता के अंतर कि शक्ति वैधानिक और अवैधानिक दोनों हो सकता है, उसे विरोध के तत्व भी हो सकते हैं। लेकिन सत्ता क्या होता है? वैधानिक शक्ति होता है और शक्ति प्रयोग करने के वैधानिक अधिकार को कहते हैं। ठीक है, ऐसे देखो, ऐसे मतलब कह सकते शक्ति किसी व्यक्ति में वह गुण अथवा प्रभाव है जिसके वजह से वह विरोध के बावजूद अपनी बातें दूसरों से मनवा ले, तो उसको हम शक्ति कहेंगे, जो वैधानिक भी होगा अवैधानिक भी होगा, लेकिन जो वैधानिक शक्ति होगा वही सत्ता होगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखोगे मैक्स वेबर ने नौकर सत्ता को 3 वर्गों में बांटा। कौन कौन है? पारंपरिक सत्ता, चमत्कारी सत्ता, विधि संगत विवेक सम्मत सत्ता। तो पारंपरिक सत्ता जो हम लोग परिवार में धर्म व्यवस्था में देखते हैं, चमत्कारी सत्ता किसी अलौकिक गुण अथवा चमत्कार के कारण देखने में मिलता है। समझ रहे?
और जो क्या कह सकते हैं विधि संगत विवेक सम्मत सत्ता होता है, जो वैधानिक सत्ता होता है, जो व्यवहार में देखते हैं, और नौकरशाही सिद्धांत इसी पर आधारित है। क्लियर है? नौकरशाही सिद्धांत किस पर आधारित है? नौकरशाही सिद्धांत इसी पर आधारित है, आपका वैधानिक सत्ता पर आधारित है। क्लियर है? मैक्स वेबर के विचार में नौकरशाही से प्रतिमान जो है वह सबसे ज्यादा कार्यकुशल, सबसे ज्यादा दक्ष, सर्वाधिक संक्षिप्त, सर्वाधिक कह सकते हो अनुप्रयोग योग्य है, सर्वाधिक सक्षम है, सर्वाधिक स्थायी है। बहुत बेहतर व्यवस्था। यही कारण है कि आज लोग प्रशासन का संरचना जो नौकरशाही बना, तो आज भी बना हुआ, और आज भी इसका कोई विकल्प नहीं है। आज हम लोग बड़ी नौकरशाही की आलोचना करते रहते हैं, लेकिन नौकरशाही का विकल्प क्या? आपके पास क्या विकल्प है? क्या हम यूपीएससी बंद कर दें, अधिकारियों का चयन ना करें? कैसे चलाइएगा बताइए? मैं मानता हूँ कि बिहार में अव्यवस्था का कारण है, बिहार का प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है। इसका विकल्प क्या है बताइए ना? क्या विकल्प है? एनजीओ को दे दे, बिजनेसमैन को दे दे, वो तो और खत्म कर देंगे। जो है, जो भी चल रहा है यही चला रही है, और इसी को बेहतर बनाने की जरूरत है। आज तो लगभग हर व्यवस्था यह मान चुकी है कि हम इसको रिप्लेस तो नहीं कर सकते, इसको करेक्ट जरूर कर सकते हैं। हर जगह अपने हिसाब से वो करेक्शन किया जा रहा है। मानव संबंध सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। मानव संबंध सिद्धांत के जनक कौन है? तो जॉर्ज एल्टन बेल। क्लियर है? ये क्या है? जो अमेरिकी समाजशास्त्री है। ये सिद्धांत कब आया है? 1930 के दशक में आया है। ये 9 शास्त्रीय सिद्धांत है, मानवतावादी सिद्धांत है, सामाजिक आर्थिक सिद्धांत है। ये शास्त्रीय सिद्धांत को खारिज नहीं करता है, बल्कि उसमें जो कमी है उसको दूर करता है। क्लियर है? यह हॉथर्न परीक्षण के परिणाम पर आधारित है। हॉथर्न परीक्षण अमेरिका में हुआ था, जो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के मान्यताओं का परीक्षण करने के लिए हुआ था। यह परीक्षण 1924 से 32 के बीच में जॉर्ज एल्टन मेयो के अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। ये 4 चरणों में संपन्न हुआ था। पहला का नाम प्रदीपन परीक्षण था, दूसरा का नाम रिले असेंबली टेस्ट परीक्षण था, तीसरा जन साक्षात्कार कार्यक्रम था, चौथा बैंक वायरिंग परीक्षण था, फिर 5वां एक अलग से परीक्षण हुआ जिसको एब्सेंट मतलब उद्यम में या उद्योग में अनुपस्थिति नाम दिया गया, एब्सेंटिज्म इन इंडस्ट्री, 1943 में हुआ था। तो जो 1924 से 32 में जो हुआ, 1924 से 27 तक हुआ पहला प्रदीपन परीक्षण, 27 से 28 तक हुआ आपका रिले असेंबली टेस्ट परीक्षण, 28 से 31 तक हुआ जन साक्षात्कार कार्यक्रम, 31 से 32 हुआ बैंक वायरिंग परीक्षण, और इसी पर आधारित है मानव संबंध सिद्धांत। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो मानव संबंध सिद्धांत का सबसे बड़ी खोज क्या है? अनौपचारिक संगठन। यानी एक औपचारिक संगठन में कई अनौपचारिक संगठन होता है, जो अपने सदस्यों के व्यवहार को अपने हिसाब से प्रभावित करता है। एक प्रबंधक को चाहिए कि दोनों संगठनों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करे, ताकि संगठन का लक्ष्य और निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। कोई दिक्कत नहीं, समझ आया आपको? क्लियर हुआ? फिर आप इसे बदलाओगे इसी टॉपिक में, संगठन के में जो सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत। तो व्यवहारवादी सिद्धांत के जनक कौन है? मतलब हर्बर्ट साइमन है, लेकिन बर्नार्ड भी इसमें है, फिर लिकट हुए, मैस्लो हुए, फिर आपका हर्जबर्ग हुए, मैकग्रेगर हुए। ठीक है? ये सब व्यवहारवादी विचारक है, और इन लोगों ने संगठन का वास्तविक व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया है। संगठन व्यवहार में क्या काम करता है, कैसा आचरण करता है, वगैरह वगैरह। डेविड एस्टन भी एक महत्वपूर्ण व्यवहारवादी विचारक है। समझ रहे हैं? उन्होंने व्यवहारवाद का मतलब विज्ञानवाद बतलाया, और विज्ञानवाद के 4 आधारवाक बतलाया। 8 आधारवाक का कोई भी विज्ञान तभी बनता है जब इन शर्तों को पूरा करता है, जैसे व्यवस्थीकरण, समझ रहे हैं, जांच, अन्वेषण वगैरह सब सम्मिलित होता है। क्लियर? तो व्यवहारवादी विचारधारा और शास्त्रीय विचारधारा में अगर आपसे एक अंतर बोले तो क्या बोलोगे? शास्त्रीय सिद्धांत में संगठन में आदर्शात्मक पक्ष पर विचार किया गया, और व्यवहारवादी सिद्धांत में संगठन के वास्तविक व्यवहारिक पक्ष पर विचार किया गया। समझ रहे हैं? एक मानता है संगठन सिद्धांतों का योग है, और एक मानता है कि संगठन व्यवहार कर रहे लोगों का समूह। क्लियर है? तो इस पर आपको, इसमें जितने विचारक है व्यवहारवादी विचारक में, सब संगठन के अलग अलग पक्ष पर अध्ययन किया है। जैसे साइमन ने आर्थिक मानव का अध्ययन की, निर्णय के क्षेत्र में अध्ययन किया है। मैस्लो, हर्जबर्ग अभिप्रेरण के क्षेत्र में अध्ययन किया है।
फ्रांसिस लेकर्ट जो है वो आपका नेतृत्व के क्षेत्र में अध्ययन किया है। फिर आप मैग्रेगर नियंत्रण अभिप्रेरण के क्षेत्र में अध्ययन किए हैं वगैरह वगैरह। फिर उसका सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई क्या है बता सकते हो? हाँ, सिद्धांत एक्स और वाई जो है मैग्रेगर डेवलप किया है। सिद्धांत एक्स जो है शास्त्रीय चिंतन में आधारित है, जो कहता है कि एक व्यक्ति को केवल दंड और भय से ही प्रेरित किया जा सकता है। और सिद्धांत वाई जो है व्यवहारवादी चिंतन पर आधारित है, जो मानता है कि व्यक्ति को सामाजिक मनोवैज्ञानिक तरीका से ही प्रेरित किया जा सकता है। क्लियर है? तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मैग्रेगर का सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई व्यवहार। लास्ट थ्योरी इसमें प्रणाली उपागम। क्लियर है? तो प्रणाली उपागम कहते हैं किसको बदला सकते हो? तो प्रणाली उपागम को कहते हैं हम लोग सिस्टम अप्रोच या व्यवस्था उपागम। कि संगठन एक प्रणाली, संगठन एक प्रणाली है, संगठन प्रणाली सिस्टम है। सिस्टम किसको कहते हैं? बहुत सारे अंतर संबंधित घटकों का समूह जो मिलकर एक संपूर्णता का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। बहुत सारे घटक अगर मिलकर एक, जैसे शरीर में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, सब मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं, शरीर एक सिस्टम है। इसमें एक समान लक्षण होगा, एक समान परिणाम होगा, इसका एक बाउंड्री है, इसके बाहर पर्यावरण है, इसके अंदर बहुत सारे घटक है जो उप प्रणाली के रूप में काम करते हैं। यहाँ दो प्रकार का पर्यावरण के साथ बाह्य संतुलन और अंदर में आंतरिक संतुलन। इसमें पुनर्निवेशन है, जो पर्यावरण में हो रहे बदलाव के साथ इसमें एडजस्ट करते रहता है। देखते ना, सर्दी लगता है तो रुआ खड़ा हो जाता है, गर्मी लगता है तो पसीना आने लगता है, तो शरीर क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है विथ रिस्पेक्ट टू पर्यावरण। क्लियर है? तो प्रणाली उपागम बड़ा सही उपागम है, जो साइमन और मार्क्स द्वारा 1950 के दशक में आया। ये पहला सिद्धांत है, पूर्व सिद्धांत है, पर्यावरण पर विचार करने वाला, मतलब पहला सिद्धांत का कि पर्यावरण पर पहली बार पूर्णता से विचार करता है। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो प्रणाली की कई विशेषता होती है। जब आप प्रणाली बोलते हो तो आप संपूर्णता की बात करते हो। जब प्रणाली की बात करते हो तो उसमें गतिशील संतुलन होता है। जब प्रणाली की बात बोलते हो तो स्वाभाविकता होती है, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का कैरेक्टर शेयर करता है। जब आप प्रणाली बोलते हो तो उसमें फीडबैक होता है, पुनर्निवेशन प्रणाली। फिर आप जब प्रणाली बोलते हो तो इसमें क्या होता है? आप कह सकते हो एक समान परिणाम होते हैं, एक समान लक्षण होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? इसमें आप नाश की प्रवृत्ति होती है। ये धीरे धीरे किधर से की ओर बढ़ते जाता है? विखंडन की ओर बढ़ते जाते हैं। क्लियर है? आप नाश की ओर बढ़ते। प्रणाली को हम लोग दो वर्गों में बांट सकते हैं, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। खुली प्रणाली और बंद प्रणाली। खुली प्रणाली वह हुआ जिसका पर्यावरण के साथ हमेशा संबंध उतरता, और बंद प्रणाली वह हुआ जिसका पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया सीमित होता है या कम होता है। जाति बंद प्रणाली है, वर्ग खुली प्रणाली। ये सब चीज आपको जानना चाहिए, है कि नहीं? जैसे शुरू के सिद्धांत बंद प्रणाली थे, बाद वाले सिद्धांत खुली प्रणाली है। 6 सिद्धांत है, उसमें 3 सिद्धांत बंद प्रणाली और बंद प्रणाली पर है, और 3 सिद्धांत खुली प्रणाली पर प्रत्यक्ष रूप से हो रहे हैं। बंद प्रणाली को हम लोग कहते हैं सार्वभौमिक रचना सिद्धांत, और खुली प्रणाली सिद्धांत को हम लोग कहते हैं पारिस्थितिक रचना सिद्धांत। क्लियर है? तो इस पर आपको वर्कआउट करना चाहिए। क्लियर? साइबरनेटिक्स किसको कहते हैं? मतलब साइबरनेटिक्स जो होता है वो सेल्फ स्टीयरिंग को कहते हैं। ग्रीक वर्ड काइबरनेटिस से बना है, KYBERNETS, काइबरनेटिस। सेल्फ स्टीयरिंग जो स्वचालित अपने आप चलते रहता है, जैसे सवेरे के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम, शाम के बाद रात, फिर सवेरा, फिर दोपहर। एक साइबरनेटिक अरेंज अपने आप चलते रहता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो दिस इज कॉल्ड साइबरनेटिक। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पर अभी संगठन के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको होमवर्क क्या दिया? मैंने आपको होमवर्क दिया कि आप सभी के बारे में थोड़ा सा जमा कर लोगे, 10-10, 15-15 लाइन इन्फॉर्मेशन, ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सको। पढ़ लो, एग्जाम में इंटरव्यू देने के पहले चले जाना, एक बार पढ़ के अगर एग्जाम में पूछ ले। जैसे मतलब आर्थिक मानव, सामाजिक मानव और प्रशासनिक मानव के बीच में अंतर क्या है? आर्थिक मानव शास्त्रीय विचारधारा में लिया गया है, जिसमें व्यक्ति को विवेक सम्मत प्राणी माना गया, जो आदमी केवल विवेक से काम करता हो। सामाजिक मानव के बारे में मानव संबंध सिद्धांत में आई है बात है, इसे व्यक्ति जो भावना से काम करता है उसको सामाजिक मानव कहते हैं। और प्रशासनिक मानव व्यवहारवादी चिंतन में आया, जिसमें आप क्या कहते हो कि जिसमें व्यक्ति विवेक
और भावना दोनों से काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रशासनिक मानव। वैसे तो आमतौर पर एक व्यक्ति प्रशासनिक मानव है, लेकिन IT और या जो आज के तारीख में जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट अपग्रेडेशन हो गया है, इस कारण क्या हो गया कि आज सुपर या कह सकते हैं न्यू इकोनॉमिक मैन है, जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन बेस्ड, मतलब उसके पास पूरा सूचना है और वह नए तरीका से वह विवेक सम्मत व्यवहार करता है और अपने व्यवहार को, अपने संतुष्टि को सर्वश्रेष्ठ करना चाहता है। तो इसको हम लोग न्यू इकोनॉमिक मैन कर सकते हो, मोस्ट न्यू रैशनल अप्रोच कर सकते हो इसको आज के तारीख में। क्लियर है, समझ में आया आपको? फिर मैं एक टॉपिक और टेकअप करूंगा, उसके बाद कल, उसके बाद 2 टॉपिक को बाद में टेकअप करूंगा। एक टॉपिक इसमें आता है संगठन के प्रशासन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहते हैं, मैं आपको बताया था कि द्वितीय चरण जो 1927-1937 के बीच में रहा, इसे प्रशासन को विज्ञान माना गया और प्रशासन को विज्ञान के समान कुछ सिद्धांत होते ये समझा गया। इसमें जितने विचारक हुए सब लोगों ने प्रशासन के सिद्धांतों को ढूंढने की कोशिश किया। लूथर गुलिक ने 10 सिद्धांत, उर्विक ने 8 और बाद में 29 सिद्धांत, मुने और एले ने 4 सिद्धांत, हेनरी फेल ने 14 सिद्धांत विकसित किया, वगैरह वगैरह। क्लियर? तो ये सिद्धांत जो सिलेबस हम लोग को 8 सिद्धांत पढ़ना है, बीपीएससी के सिलेबस में है भी, यूपीएससी के सिलेबस में है भी नहीं, यूपीएससी के सिलेबस में हटा दिया गया, लेकिन क्वेश्चन यदा कदा आते ही रहते हैं। कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ना है, पद सोपान का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, निर्देश की एकता का, नियंत्रण विस्तार का सिद्धांत, फिर समन्वय का सिद्धांत, फिर केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, और प्रयोजन का सिद्धांत, पर्यवेक्षण का सिद्धांत, सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत। बढ़िया से पढ़ देना, एक लाइन का सब सिद्धांत एक लाइन में देख लोगे। पद सोपान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उच्चतर द्वारा निम्नतर पर नियंत्रण। पद सोपान का अंग्रेजी हायरार्की होता है, जो ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका अर्थ होता है धर्म गुरुओं की व्यवस्था। क्लियर है? पद सोपान को संगठन में सार्वभौमिक सिद्धांत कहा है मोने। क्लियर है? और उसे स्केलर प्रक्रिया कहा है, और हेनरी फेल उसके स्केलर श्रृंखला कहा। मैंने बताया संगठन का जो पिरामिडीय आकृति होता है ना, इसी के वजह से होता है। 3 सिद्धांत जो प्राइमरली जो होते हैं और संगठन को पिरामिडीय आकृति प्रदान करते हैं। पहला पद सोपान का सिद्धांत, दूसरा आदेश की एकता का सिद्धांत, और तीसरा सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो पद सोपान का सिद्धांत तो बताया कि जो ऊपर से नीचे तक जितने पद होते हैं वो जिस क्रम में श्रृंखलाबद्ध होते हैं उसी को हम पद सोपान कहते हैं। आदेश की एकता किसको कहते हैं, एक अधीनस्थ को केवल और केवल एक वरिष्ठ आदेश से एक आदेश श्रृंखला का निर्माण करता है। और सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या होता है, इसे अनुक्रमण का सिद्धांत या तत्क्रम का सिद्धांत कहते हैं। इसके तहत सत्ता और उत्तरदायित्व को सर्वांग सम होना चाहिए। यदि आप किसी को सत्ता देते हैं तो उसी मात्रा में उत्तरदायित्व दे, और किसी को उत्तरदायित्व देते हैं तो उसी मात्रा में सत्ता दे। क्लियर है? तो इसी को हम लोग तत्क्रम का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर है? अनुक्रमण का सिद्धांत भी कहते हैं। ये बोला अंग्रेजी में इसको प्रिंसिपल ऑफ क्रॉसपॉन्डेंस कहते हैं। तो आदेश की एकता का सिद्धांत, फिर पद सोपान का सिद्धांत और सत्ता और उत्तरदायित्व, ये तीनों मिलकर संगठन को पिरामिडीय आकृति प्रदान करते हैं। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। उसके बाद आपसे पूछा सकता है कि और फिर सिद्धांत नियंत्रण विस्तार का सिद्धांत। तो नियंत्रण विस्तार का सिद्धांत क्या होता है, अधीनस्थों का अधिकतम संख्या जिस पर एक वरिष्ठ प्रभावी ढंग से नियंत्रण करता है उसी को नियंत्रण विस्तार कहते हैं। यदि आप 5 अधीनस्थों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर पाओगे तो आपका नियंत्रण विस्तार 5 हुआ, और सामने वाला अगर 10 को करता है तो उसका नियंत्रण विस्तार 10 हुआ। क्लियर है? तो नियंत्रण विस्तार हमेशा एक सीमित ही होता है, क्योंकि मनुष्य का शारीरिक और मानसिक क्षमता सीमित होता है। हालांकि आज IT के आगमन से क्या हुआ, नियंत्रण विस्तार अवधारणा बहुत बढ़ गया, और आज एक व्यक्ति IT के सहयोग से पूरे विश्व भर में फैले हजारों लाखों की संख्या में अपने कर्मचारियों को मैनेज कर सकते हैं। होता है कि नहीं होता है? सो दिस इज बेसिक पॉइंट। क्लियर? आज पद सोपान का सिद्धांत पंखा कीर्ति संगठन के जीव कहते हैं। पंखा कीर्ति संगठन कहते हैं, जिसको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये मतलब होता है जिसमें कार्य के आधार पर संगठन का निर्माण होता है। यह लोशील होता है, इसमें मतलब उच्च नीच की जटिलता नहीं होती है, कार्य के अनुसार बनता है, प्रोजेक्ट टाइप का। मैट्रिक्स पढ़े ना, मैथ में पढ़ते नहीं होगा, मैथ में मैट्रिक्स, तो उसे पंखा कीर्ति संगठन। संगठन यदि ऐसे हो गया तो पंखा कीर्ति हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया तो और कम ये स्टिफ हो गया,
यह पद इसमें स्तर की संख्या ज्यादा होगा, इसमें स्तर की संख्या कम होगा। क्लियर है? सो दिस इज बेसिक पॉइंट। नियंत्रण विस्तार में ग्रेकुनाज का फॉर्मूला आपसे तो पूछ सकता, तो बोला ग्रेकुनाज ने गणितीय सूत्र विकसित किया है जिसके माध्यम से उन्होंने नियंत्रण विस्तार को दिखलाने की कोशिश किया और बतलाया कि नियंत्रण विस्तार इज इक्वल टू n ब्रैकेट में 2n/2 प्लस n-1, जहाँ n का मतलब होता है कर्मचारियों की संख्या। उन्होंने बतलाने की कोशिश किया है कि जिस अनुपात में कर्मचारियों की संख्या बढ़ती है, नियंत्रण विस्तार उस अनुपात में नहीं बढ़ता है, बल्कि उसके कई गुना अनुपात में बढ़ता है। इसी कारण नियंत्रण विस्तार हमेशा क्या होता है? सीमित होता है। हालांकि नियंत्रण विस्तार अवधारणा कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, खासतौर पर आईटी के आगमन से। क्लियर है? अब यहाँ बतलाइए समन्वय का मतलब है, समन्वय और सहयोग में फर्क क्या होता है? तो मैं बोलूंगा प्रत्येक सहयोग समन्वय नहीं होता, लेकिन प्रत्येक समन्वय में सहयोग होता है। तो सहयोग और समकालिकता दोनों को जोड़ देंगे तो उसको क्या कहेंगे? समन्वय कहेंगे। एक आदमी रस्सी पर, एक बड़ा पतला रस्सी पर चल रहा है तो वह सहयोग पर नहीं चलता, वो समन्वय पर चलता है, जिसमें टाइमिंग, बैलेंसिंग और इंटीग्रेटिंग तीनों फैक्टर काम कर रहा होता है। टाइमिंग वाला समय उसमें कुछ इस तरह से बनाया जाता है, बैलेंसिंग कुछ इस प्रकार रखा जाता है, और इंटीग्रेटिंग जितना फोर्सेस को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि सब एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। देखते हो कैसा कैसा एक आदमी ऐसे से मोटरसाइकिल चला सकता है, कुछ भी कर सकता है। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन तो संगठन का पहला सिद्धांत है, और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो अब कुछ भी कर लो, अगर तालमेल नहीं तो बेकार हो गया। आपके पास बहुत ज्ञान है लेकिन उसमें तालमेल नहीं है, आपके पास बहुत सारा कपड़ा लगता है लेकिन उसमें तालमेल नहीं, तो सब बेकार होगा कि नहीं होगा? तो कोऑर्डिनेशन तो संगठन का पहला सिद्धांत है और हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है और आगे भी रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दिस इज बेसिक। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या? विभिन्न घटकों के बीच इस प्रकार तालमेल हो ताकि एक दूसरे को सहयोग करे और निर्दिष्ट लक्ष्य जो भी उसको प्राप्त करने में सहयोग दे। क्लियर है? तो समन्वय तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। समन्वय और सहयोग में अंतर समझ में आ गया आपको? फिर इसमें पूछा टेंशन थ्योरी क्या है, तो बोलो क्लीवलैंड का मानना है कि हमेशा संगठन में समन्वय हो अच्छा नहीं, तो तनाव होना जरूरी है, इससे प्रतिस्पर्धा होता है, इससे थोड़ा आगे बढ़ने की संभावना बनती है, इसलिए उन्होंने तनाव का सिद्धांत विकसित किया। क्लियर है? फिर इसमें अगर आपसे और कोई पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का सिद्धांत बताइए, तो केंद्रीकरण का सिद्धांत सत्ता का ऊपर बढ़ना केंद्रीकरण और नीचे की ओर आना विकेंद्रीकरण। सत्ता का लोकेशन पर केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, सत्ता ऊपर तो केंद्रीकरण, सत्ता नीचे तो विकेंद्रीकरण। क्लियर है? अब आपसे पूछा जा सकता है कि बतलाओ डिकॉन्सेंट्रेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और डिवोल्यूशन वगैरह में क्या फर्क है? तो बतलाओगे कि डिकॉन्सेंट्रेशन का मतलब हुआ प्रशासनिक सत्ता का नीचे भेजना, तो डिकॉन्सेंट्रेशन हो गया। डिवोल्यूशन का मतलब हुआ पॉलिटिकल और लीगल, अगर अधिकार का हस्तांतरण उसको डिवोल्यूशन कहते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और लीगल तीनों हुआ तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। जैसे पंचायती राज डिसेंट्रलाइजेशन का उदाहरण। क्लियर है? फिर आपसे पूछा सकता है, अच्छा बोला डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन अंतर क्या है? डेलीगेशन को अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं प्रत्यायोजन और डिसेंट्रलाइजेशन को विकेंद्रीकरण। तो प्रत्यायोजन का मतलब होता है कर्तव्य सौंपना। अगर मैंने अपना कर्तव्य आपको सौंप दिया तो ये डेलीगेशन कहलाएगा, मैंने अपना अधिकार आपको दे दिया तो ये डिसेंट्रलाइजेशन कहलाएगा। तो कर्तव्य मैंने आपको कुछ काम सौंपा है, बाद में मैं चाहूँ तो वापस भी ले लूँ, ये डेलीगेशन हुआ। तो आप देखते हो घर में कितना लोग आप दूसरे को काम बांटते रहते, मेरा काम आप कर दो, मेरा काम आप करो, ये डेलीगेशन वजह बहुत होता है। क्योंकि संगठन में हर आदमी हमेशा सब काम स्वयं कर सके सक्षम नहीं होता है, कि वो काम बांट देते हैं, इसी को डेलीगेशन कहते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ? ऊपर से सत्ता नीचे भेज दिया तो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। ऐसा देखते हो ना, अनुच्छेद 246 में संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची सब बना, ये डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। अनुच्छेद 256 है, 257 है, 258 से केंद्र राज्य को अपना कार्य सौंपती, तो ये डेलीगेशन हो गया। राज्य भी अपना काम केंद्र को सौंप सकती। समझ आ गया आपको? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में अंतर समझ में आया आपको? आज क्या है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? दोनों महत्वपूर्ण है सर। आज एक तरफ आपदा प्रबंधन वगैरह केंद्रीकरण के महत्व को बढ़ा रहा है,
वही लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया जो विकेंद्रीकरण के महत्व को बढ़ा रहा है। आज जनता ज्यादा ज्यादा अधिकार चाहती है, ज्यादा स्वायत्ता चाहती है, जो विकेंद्रीकरण के महत्व को बढ़ा रहा है। और आज जो आपदाएं आ रही है, कोरोना जैसे महामारी है, उसमें कंसर्टेड एफर्ट्स की जरूरत लगती है, उसमें केंद्रीकरण। देखते हो जब तक लॉकडाउन सेंट्रल लेवल पर लागू था, कोरोना कंट्रोल था, और जैसे उसका छोड़ दिया गया कि राज्य अपना अपना मैनेज करो, देखो कितना तेजी से रेट बढ़ने लगा और विदेश की क्या हालत हो गई, होता है कि नहीं होता है। तो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो आपात परिस्थिति में केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण, तो आपात परिस्थिति में विकेंद्रीकरण, समान केंद्रीकरण, और समान परिस्थिति में विकेंद्रीकरण। समझ में आया आपको? ये दोनों को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। मैं तो ये मानता हूँ केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, अगर किसी को आप अधिकार देते हो तो उसको नियंत्रण भी रखना होगा, नहीं तो फिर वो बेलगाम हो जाएगा और सत्ता का दुरुपयोग करने लगेगा। इसलिए जब केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, वो कॉम्बाइंड पैकेज है। इसमें जब विकेंद्रीकरण होगा तो साथ में केंद्रीकरण भी आपको करना ही करना पड़ेगा। अगर हम बच्चों को अधिकार देते हैं तो उसको नजर भी रखना पड़ेगा। अधिकार दे दिया छोड़ दिया तो बेलगाम नहीं हो जाएगा, भटक नहीं जाएगा। आज की तारीख में बहुत सारा देखने को मिल रहा है बच्चे लोग का। क्लियर है? तो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो ये सब चीज टॉपिक पर आप बेहतर करें से वर्कआउट करना, मेहनत करो। मैं और भी आपको हेल्प करूंगा अगले क्लास में। मैं ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पर, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर, ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पर डिस्कस करूंगा। ठीक है? तो आज मैंने जितना होमवर्क दिया आपको, मैंने 2 होमवर्क दिया। एक होमवर्क तो दिया कि 6-7 सिद्धांत जो है ना, 6 सिद्धांत सबके बारे में 10-10 पॉइंट तैयार कर लो। और दूसरा मैंने होमवर्क दिया पद सोपान का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, सबका डेफिनेशन रख लो, ताकि आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए या इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप उसका तत्काल जवाब दे सको। ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी तरह? तो तैयारी करते रहो, एंजॉय करो। पहले स्वस्थ रहो, उसके बाद मतलब आप खुश रहो, फिर तैयारी करो। स्वस्थ रहोगे तो खुश रहोगे, खुश रहोगे तो सकारात्मक रहोगे, सकारात्मक रहोगे तो फिर प्रयोगधर्मी बनोगे, नवाचार बनोगे, फिर और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स अपने आप चले आएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट आज के तारीख में क्या है? स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, खुश रहना है। तो इससे से आप बहुत सारी चीजों का निपटारा कर सकते हो। कल आपका है ये मान के मैं चल रहा हूँ। टुमारो इज योर्स। केवल अभी आपको बेहतर ढंग से वर्कआउट कर लेना है, समझ रहे? बेहतर ढंग से वर्कआउट कीजिए, कोई टेंशन नहीं, एंजॉय। और कोई दिक्कत है मुझे कांटेक्ट कीजिए।